हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 6 का बायोलॉजी का चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, सबका अलग अलग फंक्शन क्या होता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, यहाँ पर कौन कौन सी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या एंजाइम रिलीज होता है, ये सब कुछ इस चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारी नॉलेज है इस चैप्टर में और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फूड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फूड को ही डाइजेस्ट करना होता है, तो पहले हम फूड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फूड क्या होता है, हम लोग फूड क्यों लेते हैं। तो फूड एक तरह का फ्यूल है। जैसे कि हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, उसमें हम पेट्रोल या डीजल डालते हैं, वो एक फ्यूल के फॉर्म में डालते हैं जिससे एनर्जी मिलती है गाड़ी को और गाड़ी चलने लगती है। वैसे ही हमें भी चलाने के लिए, हमारे भी हर एक वर्क के लिए एक फ्यूल की ज़रूरत होती है जो एज ए फूड हम लेते हैं। तो हम कह सकते हैं फूड क्या है, एक तरह का फ्यूल है हमारे लिए जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर सोचो हम कुछ टाइम तक फूड ना लें तो क्या होगा, हम बहुत ज़्यादा वीक महसूस करेंगे। ठीक, हमें लगेगा हमारे पास कोई एनर्जी नहीं है किसी भी वर्क करने के लिए। ठीक, और हम कभी फूड ना लें तो पूरी एनर्जी हमारे बॉडी की लॉस हो जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डेड हो सकते हैं। तो फूड हमारे लिए क्या है, एक फ्यूल का काम करता है। दूसरी चीज़, ये हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो न्यूट्रिशन क्या करता है, वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जाकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क करता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो बिना न्यूट्रिएंट्स के पॉसिबल ही नहीं हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन देता है फूड हमको, जिससे हमारी बॉडी पूरी बनती है। सेल जो बनी होती है, जिस सेल से हमारी बॉडी बनी होती है, उस सेल का मेन इंग्रेडिएंट ही होता है प्रोटीन। ठीक है, अगर वही नहीं होगा तो हमारी सेल नहीं फॉर्म होगी, अगर सेल नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी की ग्रोथ भी नहीं होगी, ना ही हमारी बॉडी पूरी तरह से डेवलप हो पाएगी। ठीक, तो फूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमको क्या क्या देता है। ठीक, तो सबसे पहली बात हमने बताई, एनर्जी प्रोवाइड करता है हर एक वर्क को करने के लिए। इवन हम सांस भी लेते हैं तो हमें फूड जो एनर्जी देता है उसके थ्रू लेते हैं। ठीक है, बिना एनर्जी के हम सांस नहीं ले सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स देता है जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ को इम्पॉर्टेंट देती है, मीन्स ग्रोथ कराती है, रिपेयर करती है। हमारी बॉडी का कोई भी इंजरी हो जाए, कोई भी अंदर से डैमेज हो जाए, कोई सेल डेड हो जाए, तो उन सब चीज़ों का रिपेयरिंग का काम भी कौन करता है, यही न्यूट्रिएंट्स ही करते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है और डिजीज़ फ्री रखता है। डिजीज़ फ्री कैसे रखता है, जैसे हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा, तो हमें कोई भी जर्म अटैक कर सकता है हमारे ऊपर। जब हमारे पास कोई न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा तो हम उससे फाइट नहीं कर पाएंगे उस जर्म से, और हमें कोई ना कोई डिजीज़ कॉज हो जाएगी। ठीक है, तो फूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम बात करें तो जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो मेन एनर्जी सोर्स का काम करता है। पल्सेस जो हम लोग दाल खाते हैं वो प्रोटीन सोर्स का काम करता है। मिनरल्स है, वाटर है, ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करें तो 2 टाइप के मेनली न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में जो हमारी बॉडी लेती है उसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। जैसे कि मिनरल्स हैं, विटामिन्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट हमें बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम ज़्यादा भी ले लेंगे तो वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे न्यूट्रिएंट जो हम बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं उसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, और जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। बहुत ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये सब हमें ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरी होते हैं। ठीक, तो ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, देखो माइक्रो में होता है आई और मैक्रो में होता है ए, तो ये डिफरेंस याद रखना है आपको। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में देखो कार्बोहाइड्रेट आता है। ठीक, तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी गिविंग का काम करता है। जितनी भी एनर्जी हम लेते हैं ज़्यादातर जो फर्स्ट सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। मीन्स हमें जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत हुई, ठीक, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले हमारी बॉडी में प्रेजेंट ग्लूकोज को तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा और उससे एनर्जी को लेगा और उसके बाद हमारा वर्क कराएगा। लेकिन मान लो हमारी पूरी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, तो फिर फैट के पास जाएगी हमारी बॉडी, उससे वो फैट को तोड़ेगी और उससे एनर्जी लेगी, फिर हमसे वर्क कराएगी। ठीक, मान लो फैट भी ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट,
कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट सोर्स हो गया एनर्जी गिवन का, और फैट सेकेंड सोर्स हो गया। अब सोचो हम फूड बहुत टाइम से नहीं ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट भी ख़त्म, फैट भी ख़त्म हमारी बॉडी का, ठीक, हम बिल्कुल दुबले पतले हो गए। तो क्या होगा, प्रोटीन बचता है लास्ट में, तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर करके उससे एनर्जी लेने लगेगा हमारे बॉडी, ठीक है। अब धीरे धीरे प्रोटीन जब लॉस हो रहा है तो हम और भी दुबले होते जाएंगे, और जब पूरी तरह से प्रोटीन भी ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में कुछ नहीं बचेगा, डेड बचेगा बॉडी, ठीक है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारे लिए एनर्जी देता है, फैट एनर्जी देता है, प्रोटीन भी एनर्जी देता है। इसके अलावा वो बॉडी बिल्डिंग का मटेरियल है, मीन्स पूरी बॉडी के बिल्डिंग का काम प्रोटीन ही करता है, मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। विटामिन्स हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं बॉडी में, ठीक। और मिनरल्स भी बहुत कम अमाउंट में कुछ मिनरल्स चाहिए होते हैं, कुछ मिनरल ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो उससे हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहती है। और हर एक मिनरल का हमारी बॉडी में अलग स्पेसिफिक रोल है। अगर वो मिनरल की डिफिशियंसी हो जाए या कमी हो जाए तो क्या होगा, कोई ना कोई हमारी बॉडी में डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। नेक्स्ट, जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये क्या होते हैं। अब जैसे हम फ्रूट्स को खाते हैं, ठीक, फ्रूट्स को खाया तो उसमें बहुत सारे पल्प मटेरियल होते हैं, ठीक है, रेसे फाइबर्स जिसको कहते हैं हम, वो डाइजेस्ट नहीं होते हमारी बॉडी में, ना ही हमको कोई न्यूट्रिएंट देंगे, लेकिन हमारे बॉडी में बहुत सारा फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, वो डाइजेस्ट कराते हैं बहुत सारे फूड मटेरियल को। तो डाइटरी फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारा फूड को अच्छे से पचाता है और हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, हमारे गट को हेल्दी रखता है, इंटेस्टाइन को हेल्दी रखता है, ठीक है। इसके अलावा वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा बॉडी वाटर का ही बना है। इवन 95% हमारा बॉडी में जो ब्लड है वो वाटर का बना हुआ है, 75% पार्ट हमारी बॉडी में वाटर का ही होता है, ठीक है। तो वाटर भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, ठीक। माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट हम समझ गए क्या होता है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें फूड से मिलते हैं। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन एक तरह की प्रोसेस है, ठीक है। हम जो फूड खाते हैं हमारी बॉडी में उसको डाइजेस्ट करके उससे न्यूट्रिएंट निकाल के पूरी बॉडी में वो पहुंचा दिए जाते हैं, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है न्यूट्रिशन, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो देखो फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन, यानी कि हम फूड को इनटेक किए, जब मुंह से खाए तो मतलब इंजेशन कर रहे हैं, ठीक है। डाइजेशन, फूड अंदर गया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद क्या हुआ, उसके न्यूट्रिएंट बाहर निकल आए सारे, वो न्यूट्रिएंट क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे हमारी बॉडी से। अब जब एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, मीन्स पूरी बॉडी के हर एक पार्ट में वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जाएंगे, इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इजेशन क्या है, अब न्यूट्रिएंट हमने निकाल लिया फूड से, उसको पूरी बॉडी में पहुंचा दिया। अब क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, बाहर करेंगे बॉडी के, जैसे सुसु पोटी जाते हैं वो क्या है, इजेशन करते हैं। तो ये भी प्रोसेस न्यूट्रिशन की प्रोसेस में ही आता है, ठीक है। तो ये इतने 5 स्टेप हैं जिसके थ्रू न्यूट्रिशन की जो पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाती है, ओके। अब हमें क्या पढ़ना है, डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो देखो, एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलेस्ट मटेरियल में तोड़ देना ही कहलाता है डाइजेशन, सिंपल डेफिनेशन है ये, ठीक है। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलेस्ट सब्सटेंस बाय ए एक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है। अब बहुत सारे एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स फूड आया है तो उसको तोड़ के न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, छोटे छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देना ही डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे हमने खा लिया एक बर्गर, तो क्या होगा, पहले तो उसको फिजिकली और मैकेनिकली उसको तोड़ा जाएगा, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में पार्टीशन किया जाएगा उसका, ठीक है। हमारे टीथ हैं उसको चबाएंगे और चबाने के बाद फिर उसको भेजेंगे स्टमक में, तो स्टमक में उसको और ग्राइंड किया जाएगा और पीसा जाएगा और छोटे पार्ट किए जाएंगे। उसके बाद उसमें क्या होगा, केमिकल ब्रेक डाउन होगा, मतलब उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिक्स होकर उसको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, जैसे प्रोटीन है,
ठीक है। तो प्रोटीन है, तो प्रोटीन क्या होता है, वो जब डाइजेस्ट होता है एंजाइम के साथ मिलता है, डाइजेस्ट होता है, तो वो छोटे छोटे कई सारे एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स प्रोटीन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, और जो एमिनो एसिड है सिंपलेस्ट फूड मटेरियल है। ठीक है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल के फॉर्म में हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। एक स्टार्च का फॉर्म हो सकता है या फिर कोई और फॉर्म हो सकता है। जैसे कि हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है या स्टार्च होता है। ठीक है। उसको जब हम एंटर करते हैं माउथ में, तो माउथ से ही उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मीन्स उसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ से इसको डाइसेकेराइड में तोड़ दिया गया, फिर उसको मोनोसेकेराइड में तोड़ दिया जाता है नीचे जाके इंटेस्टाइन में। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट को सिंपल ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ देना ही कहला दिया डाइजेशन। ठीक। अब इसी तरह फैट के मॉलिक्यूल होते हैं, इनको ब्रेक डाउन करके क्या किया गया, फैटी एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब तोड़ तोड़ के छोटे छोटे फॉर्म में उसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में हमने रख लिया, जिससे हम अपना काम कर सकें। ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाती है डाइजेशन। ओके। अब डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक। अब ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम क्या होता है। तो देखो, सिस्टम कोई भी हो सकता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कई सारे लोग इन्वॉल्व होकर एक सिस्टम चलाते हैं, तो वो एक सिस्टम हो गया। जैसे आपके स्कूल में क्या है, प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, सब लोग मिलकर एक स्कूल चलाते हैं। ठीक। काम तो एक ही कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं। ठीक। लेकिन इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसे हमारी बॉडी में भी होता है, कई सारे सिस्टम पाए जाते हैं। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और हर एक सिस्टम के अलग अलग वर्क होते हैं स्पेसिफिक। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये कई सारे छोटे छोटे से ऑर्गन से मिलकर बना होता है, और पूरा ये लोग होल साथ में वर्क करके एक पूरा कंप्लीट डाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है। अब ये किन किन यहाँ पर पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मतलब कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो देखो, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है और एनस तक चलता है। ठीक है। मीन्स हमारे माउथ से चलकर वो एनस तक चलता है, जहाँ से हम लोग पॉटी करते हैं। ठीक है। तो वहाँ तक का जो पूरा एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है वो पूरा कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल या फूड पाइप। ठीक है। उसी में पूरा डाइजेशन होता है। ठीक है। और उसी में बीच बीच में सारे ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट बने हुए हैं। जैसे कि ये फूड पाइप है, ये माउथ से स्टार्ट हुआ। ठीक। उसके बाद बनाता है, पहला तो माउथ हो गया। माउथ को जब आप ओपन करते हो ठीक, तो वो क्या है, एक बक्कल कैविटी है, उसको हम बक्कल कैविटी नाम से भी जानते हैं। ठीक है। जब हम फूड को इंटेक किए बक्कल कैविटी में, तो फूड को हम चबाते हैं, उसको छोटा करते हैं, मसल कर सलाइवा में मिक्स करते हैं, फिर फेरिंग्स के थ्रू इसोफेगस में पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है फेरिंग्स, यहाँ पर जाता है फूड, उसके बाद वो निगल जाता है अंदर, इसोफेगस में पहुंच जाता है। ठीक है। तो एक हो गया फेरिंग्स सेकेंड नंबर का। थर्ड नंबर का हो गया इसोफेगस या फूड पाइप। अब यहाँ से उसको नीचे भेज दिया जाता है, कहाँ पर, स्टमक में। ये आपको यू शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्टमक होता है। ठीक है। इसके अंदर अच्छे से, जैसे आप बाहर कोई मिक्सी चलाते हो तो उसमें अच्छे से ग्राइंड करते हो चीज़ों को। ठीक है। वैसे ये फूड को जब अंदर दिया जाता है तो यहाँ पर एक ऐसा एरिया होता है स्टमक, जहाँ पर अच्छे से फूड को अच्छे से एकदम पेस्ट बनाया जाता है, ग्राइंड कर करके उसको एक बढ़िया पेस्ट तैयार किया जाता है। ठीक है। अब उसको भेज दिया जाता है इंटेस्टाइन में। तो क्या आता है, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। ठीक। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन में वो, उसके बाद वो एनस के पास चला जाता है। ठीक है। तो इतने सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं पूरे डाइजेस्टिव फॉर्म सिस्टम को फॉर्म करने में। ठीक है। तो अब हम इसको एक एक करके समझेंगे। अब देखो, सबसे पहले माउथ का ये जो ओपनिंग है, पूरा ये जो ओपन किया हमने, इसको पूरे को कहते हैं हम बक्कल कैविटी। ओके। यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें हैं, एक अपर लिप है, एक लोअर लिप है, और इसके जस्ट अंदर जाओगे तो टीथ का पूरा सेट है, अपर जॉ, लोअर जॉ। ठीक है। अब अपर जॉ में जब आप ऊपर की तरफ देखोगे तो एक हार्ड पैलेट होता है यहाँ, तो ये क्या है, हार्ड पैलेट इसको बोलते हैं। और थोड़ा पीछे की साइड पे यहाँ पर जाओगे तो ये होता है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है। एक टंग होती है, ये आपको पता है, और पीछे की तरफ एक ओपनिंग होती है जिसके अंदर हम फूड को अंदर डालते हैं।
ठीक है, इनगल्फ करते हैं, और उसी के अंदर क्या होता है, फेरिंग्स होता है, जिसके थ्रू वो पहुंच जाता है इसोफेगस में। ठीक है, तो ये पूरा माउथ का पोर्शन हो गया। अब माउथ में हमको क्या क्या पढ़ना है, टीथ के बारे में जानना है, टंग के बारे में जानना है। ठीक है, तो टीथ क्या है, टीथ के बारे में हम बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे आगे चल के। अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं टीथ पे। तो टीथ क्या करता है, हम जब कोई फूड अंदर डालते हैं माउथ में, तो टीथ उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है, मतलब ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो क्रश करता है, पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। तो ये क्या हो गया, एक तरह का मैकेनिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो टीथ एक तरह से मैकेनिकल वर्क करता है, और उसको क्या करता है, एक माउथ के अंदर सलाइवा रिलीज होता है, उसमें मिक्स करता है अच्छे से। ठीक है, उस सलाइवा में मिक्स होने के बाद उसको भेज देता है कहाँ पर, अंदर दे देता है, माउथ के अंदर दे देता है। ठीक, और क्या काम करता है टीथ, तो स्पीकिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो दो काम करता है, एक तो फूड को हमारे ब्रेक डाउन करता है, सलाइवा में मिक्स करता है, और दूसरा स्पीकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये टीथ का वर्क हो गया। आगे हम और अच्छा सा पढ़ेंगे इसको, टीथ को पूरा मैकेनिज्म जानेंगे इसकी, और पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, कितने टाइप के टीथ होते हैं वो भी देखेंगे। अब टंग, टंग क्या करती है, टंग का क्या काम है हमारी माउथ में, तो टंग सबसे पहले तो टेस्ट बताती है। सबसे आगे स्वीट का टेस्ट आता है टंग में, उसके बाद साल्ट का टेस्ट आता है, उसके बाद सॉर का यानी खट्टी का टेस्ट आता है, फिर बिटर कड़ू का टेस्ट आता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हमारे टंग के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आते हैं। ठीक है, तो टेस्ट बताती है हमारी टंग। दूसरी चीज़, फूड को अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करती है। जब हम फूड को खाते हैं तो टंग ही है जो हमारा इधर टीथ से उधर टीथ में ट्रांसफ़र करती है फूड को। ठीक है, अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करती है, और उसको सॉलो करने में हेल्प करती है, मतलब निगलने में भी हेल्प करती है। ठीक है, और एक बात, वो टीथ को क्लीन भी करती है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो टीथ में अगर फंस गया तो उसको टंग से ही उसको आउट करते हैं, बिल्कुल क्लीन करते हैं टीथ को, है ना। तो इतने सारे वर्क करती है टीथ, और साथ में स्पीकिंग में भी हेल्प करती है। ठीक, तो इतने सारे वर्क हो गए टंग के। अब इसोफेगस, चलो माउथ का काम खत्म हो गया, फूड हमारा आ गया इसोफेगस में। इसोफेगस एक तरह का पाइप है, देखो यहाँ से यहाँ तक का पूरा स्ट्रक्चर जो है पाइप जैसा, वो इसोफेगस कहलाता है। ठीक, या फूड पाइप कह सकते हैं इसको। ये क्या करता है, माउथ से लेकर स्टमक तक कनेक्शन करता है पूरा। ठीक, माउथ से लिए हुए फूड को ये स्टमक तक पहुंचाता है। अब कैसे पहुंचाता है, या कि फूड अपने आप सरकता हुआ नीचे जाता है, नहीं, यहाँ पर एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। जैसे हम कोई चीज़ पकड़े हुए हैं रबर जैसा, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर रिलैक्स करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर रिलैक्स करेंगे, तो क्या होगा, वो चीज़ जो अंदर उसमें फंसी है उस पाइप के, वो नीचे की तरफ ढकेली जाएगी, धक्का देके उसको नीचे पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहलाता है पेरिस्टाल्सिस। इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू ये हमारे बोलस को नीचे पहुंचाता है। अब बोलस क्या है, तो यही फूड जो हमने खाया है उसको जब हम इसोफेगस में पहुंचा देते हैं सलाइवा में मिक्स करके, तो उसको हम बोलस कहते हैं। ओके, बोलस। अब ये इसोफेगस एक ऐसा पार्ट होता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल का जहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता। इवन माउथ में भी डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है, और वहीं पर उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। ठीक है, बाकी और भी ब्रेक डाउन होता है वो नीचे इंटेस्टाइन में आके, लेकिन डाइजेशन स्टार्ट यहीं से हो जाता है। लेकिन इसोफेगस एक ऐसा पाइप है जहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है, इसको सिर्फ धक्का दे के नीचे लाया जाता है फूड को। ठीक है, तो ये हो गया इसोफेगस। अब स्टमक, अब देखो इसोफेगस से चला फूड और स्टमक में आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, स्टमक एक यू शेप का स्ट्रक्चर होता है स्टमक, जिसके अंदर बहुत सारे एसिड होते हैं, वाटर होता है, एक गैस्ट्रिक जूस होता है। ठीक है, जो एसिड है, म्यूकस है, एंजाइम से मिलकर पूरा बना होता है। ठीक है, एसिड बेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बहुत हार्श एसिड होता है। ठीक है, अब जब फूड इन सब चीज़ों के साथ मिलता है, यानी पूरे गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है, और मिक्स करके उसको ग्राइंड किया जाता है। यहाँ पर ग्राइंडिंग ऐसे होती है कि बिल्कुल इस तरह से मूवमेंट होता रहता है, पूरे फूड का अंदर इस तरह से सर्कुलेशन होता रहता है, जिससे पूरा फूड एसिड में अच्छे से मिक्स होकर और एक पेस्ट जैसा तैयार कर देता है। ठीक है, अब ये पेस्ट पूरा जब बाहर निकलता है, ठीक है, यानी इंटेस्टाइन में पहुँचता है, तो क्या कहलाता है, काइम। ठीक है, इस पेस्ट को हम काइम कहते हैं, जब वो
इस स्टमक से निकलकर वो इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एसिड है वो क्या काम करता है, तो वो वहाँ के जर्म्स को भी किल करता है प्लस फूड को डिके भी करता है। ठीक है, और जो एंजाइम्स है जैसे पेप्सिन है तो वहीं पर वो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये इस तरह के काम यहाँ पर होने लगते हैं। अब पूरा जो एक पेस्ट लाइक बन गया फूड हमारा, जिसको हम काइम कहेंगे, वो पहुँच गया इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो प्रोटीन का यहीं पर डाइजेशन हो गया, प्रोटीन से पेप्सिन एंजाइम ऐड हुआ और यहीं पर वो बन गया पेप्टोन। ठीक है, अब यहीं पर एक प्रोटीन होती है मिल्क में जिसको हम कहते हैं केसीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क में एक प्रोटीन पाई जाती है केसीन, उसका भी डाइजेशन इसी स्टमक में हो जाता है। स्टमक में पाया जाता है एक एंजाइम रेनिन, वो क्या करता है, केसीन प्रोटीन को पैराकेसीन में पहले कन्वर्ट करता है, फिर कैल्शियम के साथ मिलकर वो कैल्शियम केसिनेट बनाता है जिसको कहते हैं हम कर्ड, यानी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं दूध पीते हैं और जब वो कभी कभी उसको वॉमिट कर देते हैं तो वॉमिट करने के बाद उससे कर्ड जैसा कुछ बाहर आता है। ठीक है, तो उसका डाइजेशन स्टार्ट होने लगता है, इस वजह से वो कर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वहीं पे। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर केसीन प्रोटीन का भी डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये काइम वर्ड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे स्टमक से जो पेस्ट फॉर्म में बाहर निकलता है उसको हम काइम कहते हैं और ये काइम जाकर इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड आ गया। ठीक है, यानी काइम आ गया। अब हम काइम वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक, अब देखो ये काइम गया यहाँ, तो जैसे ही वो एंटर करता है, देखो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बहुत बड़ी सी ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि लगभग 7 मीटर का होता है। ठीक है, इतना लंबा। ठीक, ये मुड़ा हुआ बिल्कुल मैगी की तरह यहाँ पर बिल्कुल फोल्डेड स्ट्रक्चर होके कॉम्पैक्टली अरेंज यहाँ पर होता है और बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसका जो ऊपर का पोर्शन होता है जो जस्ट स्टमक से निकलकर यू शेप बनाता हुआ इधर मुड़ता है। ठीक है, इसको कहते हैं ड्यूडेनम। ठीक, और इसके बाद का बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको जियोजेनम कहते हैं और लास्ट वाला जो पोर्शन होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से मिलता है जाकर उसको कहते हैं इलियम। तो 3 पार्ट में डिवाइड है स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जियोजेनम, इलियम। ठीक है, तो ड्यूडेनम में क्या होता है, स्टमक से आने वाला काइम ड्यूडेनम में एंटर करता है। अब वहाँ पर ड्यूडेनम में एक डक्ट खुलती है आके, वो डक्ट कॉमन डक्ट होती है। एक डक्ट उसमें पैनक्रियाज से मिली होती है, एक डक्ट उसमें लीवर से आके मिलती है। ठीक है, चलो आगे दिखाते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अरे अच्छा, तो यहाँ नहीं दे रखा है, अभी आप लोग को हम आगे दिखाएंगे जब ग्लैंड बताएंगे। ठीक है, तो लीवर से एक डक्ट आके इसमें खुलती है और एक डक्ट पैनक्रियाज से आके खुलती है। ठीक है, अब लीवर से आने वाली जो डक्ट है वो गाल ब्लैडर से होते हुए आती है, तो गाल जो बाइल जूस है गाल ब्लैडर में स्टोर होता है वो यहाँ पर आके खुल जाता है और साथ ही पैनक्रियाटिक जूस भी यहाँ पर आकर मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो दो जूस आके मिक्स हो रहे हैं, एक गाल ब्लैडर का बाइल जूस और दूसरा पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, अब यहाँ पे आके जब मिक्स होते हैं वो काइम से, तो उस पूरे एसिडिक काइम को, फूड को वो बेसिक यानी न्यूट्रल बना देते हैं। ठीक है, बेस जब मिलता है उसके साथ तो न्यूट्रल बन जाता है। तो यहीं पर इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन भी होने लगता है। ठीक है, तो ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, अब एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ पर देखो कौन कौन सा वर्क होता है, एब्जॉर्प्शन का वर्क होता है। यहाँ पर देखो फूड है वो पूरा डाइजेस्ट हो गया, अब डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इसके न्यूट्रिएंट है वो निकलने लगे। ठीक है, तो वहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन भी ज़रूरी है। ठीक, तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो जो हमारी इंटेस्टाइन की अंदर की वॉल पे अगर नज़र डालो तो वो ऐसी होती है, इस तरह के उसमें एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सरफेस एक फिंगर लाइक आपको प्रोजेक्शन दिखाई देंगे उसमें। ठीक, तो इस तरह की फोल्डिंग जो दिखाई देती है, ये हमेशा कहीं भी इस तरह की फोल्डिंग पाई जा रही है सरफेस पे, तो वो हमेशा सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है। ठीक है, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसलिए सरफेस एरिया यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है इन प्रोजेक्शन की वजह से। अब
इसी के अंदर ये जो फिंगर लाइक आपको प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, इसी के अंदर एक ब्लड की वेसल्स भी मिलेगी और एक जो लिम्फ से आने वाली वेसल्स है, लिम्फ वेसल, वो भी मिलती है। ठीक, तो जो ब्लड वेसल्स है उसमें जितना एब्जॉर्प्शन होता है प्रोटीन का और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है, जिसके और जो लिम्फ वेसल है उसमें फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जो ब्लड वेसल है वो एमिनो एसिड और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करती है और जो लिम्फ वेसल है वो फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करती है और बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाती है। ठीक है, तो अलग अलग एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब तो यही ये जो पेरिथेलियम लेयर है यहाँ की वही करेगी, लेकिन उसको अलग अलग जगह पे भेजती है। मीन्स ब्लड पे एमिनो एसिड भेजती है, ग्लूकोज भेजती है और लिम्फ वाली जो वेसल्स आ रही है उसमें फैटी एसिड को भेजती है। इसके अलावा अब आप कहोगे मिनरल्स और वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ जाता है, तो मिनरल है, वाटर है, विटामिन है, वो सब डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उसकी वॉल से और फिर वो अपने अपने टारगेट एरिया पे पहुँच जाता है। ठीक है, उसके लिए कोई ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन, अब देखो हमने अभी बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ऐड होता है जाके। अब देखो जो हमारा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा इंटेस्टाइन में हो गया, सारा कुछ एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, सिर्फ उसमें थोड़ा बहुत वाटर बचा होगा और थोड़ा बहुत साल्ट बचा होगा, तो वो वाटर एब्जॉर्प्शन इसी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जो एक्स्ट्रा वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा फूड है, वेस्ट फूड है, वो पहुंचा और यहाँ पे पूरा वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अभी जो लार्ज इंटेस्टाइन है 3 पार्ट में इसको भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, जहाँ से इलियम वाला पोर्शन जुड़ता है लार्ज इंटेस्टाइन में उस एरिया को हम कहते हैं सीकम। ठीक है, सीकम, और पूरी जो लेंथ है इसकी उसको कहते हैं कॉलन। ठीक है, कॉलन, और रेक्टम, लास्ट वाला पार्ट जो एनस में जाके खुलता है उसको कहते हैं रेक्टम। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सीकम, कॉलन, रेक्टम, और स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ड्यूोडेनम, जियोजेनम और इलियम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो रेक्टम है एनस में ओपन होता है, एनस में एक तरह के स्फिंक्टर लगे होते हैं, मतलब उसको टाइटली एकदम कवर करके रखते हैं कि कोई भी एक्सक्रीटरी मटेरियल ऐसे ही बाहर ना निकल जाए। जब उसमें मोशन स्टार्ट होगा, प्रेशर बनेगा, उसके बाद ही आपकी पॉटी बाहर आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए एनस में एक स्फिंक्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, ये सर्कुलर मसल्स के बने होते हैं और जब ओपन तभी होते हैं जब यहाँ पर एक मोशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल आउट होता है उसको कहते हैं फीकस। ठीक है, तो ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, हमने माउथ से स्टार्ट किया, एनस तक पहुंच गए। ठीक है, अब हम ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। देखो 3 टाइप की मेन ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए स्पेशली। एक तो सेलेवरी ग्लैंड, दूसरी लीवर की ग्लैंड, तीसरी पैनक्रियाज। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में बताएंगे अभी आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं सेलिवरी ग्लैंड की। तो सेलिवरी ग्लैंड जो होती है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अपने दोनों कान के जस्ट आगे की तरफ थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर होती है पहली ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, सबसे बड़ी ग्लैंड यहाँ पर होती है सेलिवरी ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ से कुछ जो सलाइवा सिक्रीट होता है डायरेक्ट वो आके हमारे माउथ के अंदर खुलता है। ठीक है, ये देखो सलाइवा डक्ट निकली हुई है, वो माउथ के अंदर ओपन हो रही है। तो दोनों साइड पे एक एक पैरोटिड ग्लैंड होती है और दूसरी होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर का मतलब जॉ, तो हमारे जॉ रीजन के नीचे, दोनों जॉ में के नीचे दोनों साइड पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड पाई जाती है, जिसमें से भी सलाइवा रिलीज होता है। इसके अलावा एक होती है हमारे टंग के नीचे जिसको कहते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। यहाँ पर देखो सब लिंगुअल ग्लैंड है और ये है हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये 3 ग्लैंड पेयर में होती हैं, एक इस साइड भी होगी और इस साइड भी होती है। ठीक है, तो ये सारी सेलिवरी ग्लैंड सलाइवा को रिलीज करने में हेल्प करती हैं। बहुत सारा सलाइवा माउथ में लेके आती हैं, तभी फूड उसके साथ मिक्स होता है और मिक्स होके वो बोलस फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये हो गया सेलिवरी ग्लैंड। अब देखो एक एंजाइम पाया जाता है सेलिवरी ग्लैंड में, एमाइलेज, इसको टाइलुइन भी बोलते हैं।
ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि सेलिवरी ग्लैंड में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आंसर होगा एमाइलेज एंजाइम। अगर ऑप्शन में नहीं है तो टाइलुइन ऑप्शन में हो सकता है, उसको टेक करिएगा। ठीक, तो ये एंजाइम क्या करता है, जो हम कार्बोहाइड्रेट या फूड जो लेते हैं वो उसमें मिक्स होकर उसको तोड़ता है माल्टोज में। ठीक है, अब ये माल्टोज जब इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पर वो ग्लूकोज में टूट जाता है। तो पहला डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, किसके थ्रू, सलाइवा के थ्रू। एंजाइम कौन सा है, एमाइलेज एंजाइम। ओके, अब फंक्शन ऑफ सलाइवा तो हम अभी बता चुके हैं आपको। ये पहला तो ये भी है कि लुब्रिकेट करता है, हमारे माउथ को सूखने नहीं देता है, हमेशा एक गीलापन बनाए रहता है, लुब्रिकेशन बनाए रखता है माउथ को। ठीक है, और सॉलो, फूड को सॉलो करने में हेल्प करता है, मतलब निगलने में हेल्प करता है। ठीक, और बोलस फॉर्म करता है, फूड को सलाइवा में मिक्स करके अच्छे से बाइंड करके एक बोलस बनाता है जो अच्छे से ही इसोफेगस में हमारे रन कर सकता है। ठीक है, इसके साथ हमारे माउथ में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे हम कोई फूड खाते हैं तो कुछ हद तक बैक्टीरियल के इन्फेक्शन को ये सलाइवा ही ख़त्म कर देता है। ठीक है, वो तो जो बहुत हार्श केमिकल्स या बैक्टीरिया होते हैं वो पहुंच पाते हैं हमारे नीचे इंटेस्टाइन तक, बाकी जो सलाइवा होता है वो भी अच्छे से हमें प्रोटेक्ट करता है जर्म से। ठीक है, और फूड का स्टार्ट हो जाता है यहीं पर डाइजेशन। ठीक है, सलाइवा की हेल्प से। तो ये सारे फंक्शन है सलाइवा के। अब लीवर जो है हमारे पूरी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड मानी जाती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी ग्लैंड मानी जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, तो हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उसके नीचे डायाफ्राम है और डायाफ्राम के जस्ट नीचे लीवर पाया जाता है। ठीक है, ये डार्क रेड कलर का या फिर ऑरेंजिस कलर का होता है और यहीं पर एक फंक्शन, इसका एक मेन फंक्शन होता है जहाँ पर बाइल जूस फॉर्म होता है, मतलब लीवर में ही बाइल जूस बनता है और बनने के बाद ये रिलीज हो जाता है, एक पैकेट में स्टोर होता है। इस पाउच को हम कहते हैं गाल ब्लैडर। ठीक है, तो बाइल जूस बनता कहाँ पे है, तो लीवर में बनता है। स्टोर कहाँ होता है, तो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये काम क्या करता है, तो ये बाइल जूस जैसे ही फूड यानी काइम यहाँ तक आता है तो यहाँ से बाइल जूस निकल कर इसमें एंटर कर जाता है। ठीक है, अब बाइल जूस जैसे ही काइम के साथ मिलता है तो क्या करता है, वहाँ का जितना भी फैट है, हमारे माउथ से जितना भी फैट जाता है इंटेस्टाइन तक, उस फैट को इमल्सिफाइड करता है। इमल्सिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है। इमल्सिफिकेशन का मतलब है कि जैसे कि हम लोग सर्फ से हाथ को धुलते हैं तो जितना भी हमारे हाथ में ऑयल अगर लगा हो तो वो सब हट जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से क्या करता है, बाइल जूस सारे फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ देता है। ठीक है, इसको कहते हैं फैटी एसिड। ठीक है, ये केवल बाइल जूस ही कर सकता है। अगर बॉडी में बाइल जूस यानी गाल ब्लैडर ना हो तो क्या होगा, हमारी बॉडी में फैट का डाइजेशन नहीं हो सकता। किसी किसी को ऑपरेट करके गाल ब्लैडर हटा दिया जाता है तो उसको डॉक्टर बिल्कुल मना कर देते हैं कि आपको फैटी चीज़ें नहीं खानी, ऑयली चीज़ें नहीं खानी है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट होता है गाल ब्लैडर। अगर फैट का डाइजेशन वीक है तो इसका मतलब बाइल जूस हमारा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। ठीक है, तो इस तरह से लीवर फंक्शन करता है। इसके अलावा भी लीवर के बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी तो आप बस इतना ही पढ़ो। ठीक, अब देखो पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज एक जस्ट आप देखो जहाँ पर डिओडेनम का पोर्शन होता है, इंटेस्टाइन की डिओडेनम जहाँ पर ऐसे कर्व लेती है, यहाँ पर देखो स्टमक से निकली डिओडेनम ऐसे कर्व ले रही है, यू शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, तो वहीं पर जस्ट बीच में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं पैनक्रियाज। इसी पैनक्रियाज से पैनक्रेटिक जूस रिलीज होता है और वो जाकर एक कॉमन डक्ट के थ्रू इसी इंटेस्टाइन में मिल जाता है। तो वहाँ वही उससे निकले हुए बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये होता है पैनक्रियाज। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन है और भी कई सारे एंजाइम हैं, आपकी बुक में दे रखा है कॉलम में कि क्या क्या वो फंक्शन करते हैं, किस किस चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये होता है पैनक्रियाज। अब देखो पैनक्रियाज का जूस और गाल ब्लैडर का जूस यानी बाइल जूस, ठीक है, ये दोनों आते हैं और एक कॉमन डक्ट होती है, ये साथ में ही डक्ट से रिलीज होते हैं। इसके अंदर देखो यहाँ पर एक ही डक्ट दे रखी है और दोनों का जूस इसी डक्ट से आता है। ठीक है, बाइल जूस भी आता है और ये पैनक्रेटिक जूस भी आता है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये तीनों ग्लैंड हो गई। अब एसिमिलेशन क्या होता है,
तो एसिमिलेशन का मतलब क्या है, हमने हमारी इंटेस्टाइन ने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, मतलब ब्लड में भेज दिया जितना भी वो एमिनो एसिड था और जितना भी ग्लूकोज था ब्लड में भेज दिया, ठीक, और लिम्फ में भेज दिया जितना फैटी एसिड था सब भेज दिया। अब क्या करेगी, जो लिम्फ है, लिम्फ वेसल्स लिम्फ लेको जाएगी पूरे बॉडी में, ठीक, ब्लड वेसल्स ब्लड लेके पूरी बॉडी में जाएगी, तो साथ में इन न्यूट्रिएंट को भी लेके जाती है, तो हमारी बॉडी में पूरी जगह वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, यही डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में एसिमिलेशन कहलाता है, ठीक है, यानी फूड का ट्रांसपोर्ट लिम्फ और ब्लड के थ्रू जो होता है उसी को कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। तो ये हो गया एसिमिलेशन, तो हो गया डाइजेशन, डाइजेशन कंप्लीट हो गया, एसिमिलेशन कंप्लीट हो गया। अब बचा टीथ, टीथ के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो टीथ जो है हमारी बॉडी में 2 सेट में होते हैं, एक अपर जॉ में होते हैं, एक लोअर जॉ में होते हैं, ठीक है, और दोनों में सेम नंबर में टीथ होते हैं। मीन्स यहाँ पर देखो ऊपर की टीथ 4 हैं तो नीचे वाले जॉ में भी 4 टीथ ये वाले होंगे, ठीक है, और इधर में जितने टीथ इधर के 2 हैं तो इधर के भी 2 होंगे। कहने का मतलब है नीचे अगर 16 टीथ अगर नीचे हैं तो 16 टीथ ही ऊपर होंगे, वही टीथ होंगे, ठीक है। तो टाइप ऑफ टीथ की बात करें तो 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। सबसे आगे जो 4 टीथ होते हैं यहाँ के ये होते हैं इंसीजर, ये काटने में हेल्प करते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो सबसे पहले बाइट करते हैं यहाँ से, ठीक है, इंसीजर से। इंसीजर के जस्ट अगल बगल टीथ होते हैं कैनिन, ठीक है, थोड़े नुकीले टीथ होते हैं, ये चीरने और फाड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कोई चीज़ जैसे आप गन्ना खा रहे हो तो उसको चीरोगे ना कोई चीज़, तो वो इसी टीथ का हेल्प से तोड़ोगे, ठीक। और उसके पीछे होते हैं प्रीमोलर और उसके पीछे होते हैं मोलर। प्रीमोलर 2 होते हैं और मोलर 3 होते हैं, ठीक है, और इंसीजर 4 होते हैं, कैनिन सिर्फ 1 होता है चारों साइड, ठीक है, एक साइड ये होगा कैनिन, एक साइड ये होगा कैनिन, और एक साइड ऊपर होगा यहाँ पर और एक साइड नीचे होगा, ठीक है, मतलब 4 कैनिन, नीचे नीचे ऊपर ऊपर, ठीक है, दोनों जॉ में अगल बगल सब ऐसा होता है। अगर आप पार्टीशन करो तो ऐसे इसको पार्ट कर सकते हो, ठीक है, जितना इधर सेट होगा उतना इधर सेट होगा, उतना ही इधर सेट होगा, उतना ही इधर सेट होगा, ठीक है, तो 4 सेट होते हैं इसके। तो इस तरह से टीथ आप समझ गए। इंसीजर क्या काम करता है, चलो इसको देखते हैं अभी। इंसीजर क्या काम करता है, तो 4 होते हैं इंसीजर, बाइट को कट करने में हेल्प करते हैं, इनिशियल बाइट में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये होता है इंसीजर। अब आपको बता दें जो टीथ होते हैं जितने ऊपर दिखाई देते हैं उससे ज़्यादा नीचे गम यानी मसूड़ों में धंसे हुए होते हैं, ठीक है, मतलब लेंथ वाइज ही काफ़ी बड़े होते हैं जितने आपको दिखते हैं उससे, ठीक है। दूसरा होता है कैनिन, कैनिन क्या काम करता है, टीयरिंग का काम करता है, यानी चीरने फाड़ने का काम करता है, ठीक है, एक एक होता है हर एक साइड में, ऊपर नीचे भी एक ही होता है। प्रीमोलर क्रश करने का काम करता है, जो भी फूड हम खाते हैं उसको छोटा छोटा टुकड़ा करने में काम करता है, क्रश करने में उसको काम करता है, ठीक है। मोलर भी क्रशिंग का ग्राइंडिंग का ही काम करता है जैसे कि प्रीमोलर करता है, ठीक। अब देखो मोलर टीथ होते हैं 3, ठीक है, एक साइड 3, दूसरे साइड 3, ऊपर साइड में इधर भी 3 इधर भी 3, कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। अब 12 में से पीछे पीछे के एक एक टीथ हटा दो, ठीक है, यानी 4 टीथ हटा दो। ये जो 4 टीथ होते हैं ये होते हैं विजडम टीथ, ठीक है, ये पीछे का लास्ट का जो मोलर टीथ होता है ऊपर नीचे का दोनों साइड का 4 टीथ ये विजडम टीथ कहलाते हैं। ये 17 to 20 ईयर के बाद कभी कभी निकलना स्टार्ट करते हैं और किसी किसी को तो 30 की एज के बाद निकलते हैं और किसी किसी को निकलते ही नहीं है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि अक्ल डाल होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसके ही आने से अक्ल आती है, ठीक है। तो इसको हम विजडम टीथ बोलते हैं, अलग से इसको आप ध्यान रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो अभी हमने बताया कि जितना टूथ ऊपर दिखता है उससे कहीं ज़्यादा नीचे लेंथ में होता है, ठीक है। तो इस टीथ के अगर हम पार्टीशन करें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऊपर का होता है क्राउन, बीच का होता है नेक और लास्ट होता है रूट, ठीक है। रूट क्या होता है, नीचे गम्स में पूरा धंसा हुआ हिस्सा होता है, इसको रूट कहते हैं, और जो ऊपर हमको दिखता है क्राउन उसे कहते हैं, ठीक है। और क्राउन के जस्ट नीचे क्राउन और रूट जहाँ से कनेक्टेड होती है उस पोर्शन को हम कहते हैं नेक, ठीक है। नेक पोर्शन से नीचे फिक्स होता है।
अब जो कुछ अदर पार्ट हैं, इंटरनल पार्ट कैसे होते हैं, जैसे कि सबसे ऊपर जो क्राउन होता है हमारा एक वाइट कलर के मटेरियल से बिल्कुल ढका होता है, ठीक है। इस वाइट कलर के मटेरियल को हम कहते हैं इनेमल। इनेमल जो है बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है जो हमारी टीथ को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। डेंटाइन, इनेमल के जस्ट नीचे का ये आपको येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये डेंटाइन कहलाता है, लेकिन ये थोड़ा सा सॉफ्ट पार्ट होता है, इतना हार्ड पार्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है टूथ पल्प, ये रेड कलर का जो पार्ट है टूथ पल्प का होता है, यहीं पे सारी ब्लड वेसल्स वगैरह भी, नर्व्स भी इसी जगह आके खुलती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोग को नसें दिख रही हैं, नर्व्स दिख रही हैं, ठीक है। तो ये होता है टूथ पल्प। तो ये 3 अंदर के पार्ट हो गए। तो इस तरह से पूरे पार्ट में डिवाइड होता है टीथ। अभी विजडम टीथ हम लोग देख चुके। अब हमें जानना है एक्किंग ऑफ टीथ। टीथ की एक्किंग मतलब कभी कभी बहुत जोरों का दर्द होता है टीथ में। ऐसा क्यों होता है? बहुत ज़्यादा आप लोग चॉकलेट खा लिए, बहुत ज़्यादा स्वीट खा लिए और खाने के बाद उसको अच्छे से गॉगल नहीं किया, टीथ को क्लीन नहीं किया, तो क्या होता है हमारी टीथ में जर्म्स लग जाते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे एक जर्म है, बैक्टीरिया लग गया, तो बैक्टीरिया क्या करता है, टीथ में आपके फूड को आपकी तरह नहीं खाएगा, वो क्या करेगा, अंदर से कुछ एसिड निकालेगा और निकालने के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालेगा और निकालने के बाद उसे टीथ में छोड़ देगा। अब टीथ के ऊपर जैसे फूड ये चिपका है, ठीक है, तो वहीं पर उसने एसिड छोड़ दिया और वहीं उसको बाहर ही डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करने के बाद न्यूट्रिशन को वो ले लेता है। अब ये एसिड इतने हार्श होते हैं जो आपके टीथ के ऊपर के एनिमल को ख़त्म कर देते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, डैमेज कर देते हैं। अब ये डैमेज कर दिया तो ये जर्म्स धीरे धीरे करके अंदर जाता है। क्यों अंदर जाता है? क्योंकि जितना अंदर गड्ढा होता जाता है उतने अंदर फूड भी जाता जाता है, ठीक है। जितने अंदर फूड जाएगा उतने अंदर ये जर्म्स भी चले जाते हैं। इसीलिए जब ये जर्म्स अंदर पल्प के अंदर वो आ जाते हैं, ठीक, तो वहाँ पर जो इन्फेक्शन ये पैदा करते हैं तो हमें बहुत जोरों का दर्द होता है टीथ में, ठीक है। अब ये 2-3 दिन की प्रोसेस नहीं है, ये लंबे समय की प्रोसेस है। आप एक लॉन्ग टाइम तक अपने टीथ को क्लीन ना रखो, ब्रश ना करो या फिर ऐसे बहुत सारा स्वीट खाते रहो तो आपके टूथ में इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अब केयर ऑफ टीथ, टीथ की केयर कैसे करनी है आपको, तो ब्रश करना है आपको ट्वाइस अ डे, ठीक, मॉर्निंग में, इवनिंग में। फूड कोई भी जब खाते हो आप तो उसको कुल्ला करना है, मतलब अच्छे से क्लीन करना है, टीथ को वाटर से वॉश करना है, ठीक है। और कम, थोड़ा बहुत जो मिठाई खाते हो, स्वीट्स लेते हो या चॉकलेट लेते हो, थोड़ा कम ही लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है हमको। बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत ज़्यादा कोल्ड को अवॉइड करना है कि बहुत ठंडा पी लिया एकदम से, बहुत ज़्यादा गर्म पी लिया, ये सब क्या करता है, हमारे एनिमल को नुकसान पहुंचाता है। जिससे एनिमल अगर ख़राब होगा तो इनेमल के ख़राब होने से अंदर का पूरा टीथ डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से टीथ की केयर की जाती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।